झारखंड में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह से। आदिवासी बहुल झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई जल्द शुरू कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा विभाग 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। राज्य में 34,847 प्राथमिक विद्यालय हैं। सभी विद्यालयों में जनजातीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षक रखे जाएंगे। प्रति घंटे करीब 200 रुपया का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक से गुरुवार को रांची लौटेंगे। इसके बाद वे अपने आवास पर नहीं बल्कि सीधे प्रोजेक्ट भवन पहुंचेंगे और सरकार के कार्यों को फास्ट ट्रैक पर लेकर आएंगे। सूत्रों के अनुसार कई नई योजनाओं को चंपई सरकार अगले 3 से 4 माह में धरातल पर उतारेगी। राज्य की भाषा संस्कृति को संरक्षित करने पर राज्य सरकार का जोर है। जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई के लिए किस जिले में के प्राथमिक स्कूल में कितने और किस भाषा के शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पिछले 2 महीने से स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। किस प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षकों की जरूरत होगी, इसकी जानकारी और आकलन के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य शिक्षकों के लिए परीक्षा इसी महीने में होगी। इस पद के लिए अब तक सिर्फ हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई है। शेष विषयों की परीक्षाएं लोकसभा चुनाव को लेकर स्थगित कर दी गई थी। JSSC इसके लिए संशोधित तिथि जारी करेगा। सहायक आचार्य के लिए 27 और 29 अप्रैल तक पारा शिक्षकों ने हिंदी की परीक्षा दी थी। वहीं गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों ने 2-3 मई को परीक्षा दी थी। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस दिशा में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हालांकि आचार संहिता होने के कारण अब तक इस दिशा में काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि झारखंड सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराकर OBC वर्ग को आरक्षण देते हुए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला किया है। ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी सरकार ने पिछड़ा आयोग को सौंपी है। आयोग ने पहले मध्य प्रदेश जाकर सर्वे कर चुकी है। आयोग जल्द ही सरकार के पास जाकर इसे संबंधित रिपोर्ट सौंप देगी। हाईकोर्ट ने भी नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार को निर्देश दे चुका है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार ये तय करेगी कि चुनाव कब होंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले में पहले ही कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही ट्रिपल टेस्ट होगा। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वार्डों के आरक्षण में आबादी और आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। सरकार की अनुमति मिलते ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 48 नगर निकायों के विभिन्न वार्डों को चिन्हित कर एक रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन सा वार्ड OBC के लिए आरक्षित होगा। झारखंड में 7 से 9 जून तक चलेगी हीट वेव। राज्य के लोगों को अगले 1 सप्ताह तक गर्मी की से राहत मिलती दिख नहीं रही है। 7 से 9 जून तक राजधानी और आसपास में भीषण गर्मी पड़ेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक भी हो सकता है। वह न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। राज्य के करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो गया है। सबसे अधिक गर्मी डाल्टनगंज और गढ़वा में पड़ रही है। वहाँ का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमानों के आधार पर राजधानी सहित अन्य जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। झारखंड में 15 जून के बाद दस्तक देगा मानसून। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी झेलने के बाद लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोगों को बारिश का इंतजार है। बता दें कि मानसून अगले 1 से 2 दिन के अंदर कर्नाटक के सभी हिस्सों पर पार करते हुए महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। वहीं झारखंड में 15 से 21 जून के बाद मानसून के पहुंचने की संभावना है। हालांकि तब तक लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। बता दें कि इस बार मानसून तय समय से 2 दिन पहले केरल पहुंच चुका था। IMD का पूर्वानुमान है कि 1-2 दिन में मानसून आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पार करके छत्तीसगढ़ व ओडिशा तक पहुंचने के लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। इधर झारखंड में अभी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मानसून अभी बंगाल की खाड़ी के आसपास भी नहीं पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के झारखंड में 15 से 21 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। झारखंड में सुहागिन महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। झारखंड की राजधानी रांची, पलामू और राजमहल समेत राज्य के सभी हिस्सों में वट सावित्री का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुहागिन महिलाएं सुबह में स्नान करने के बाद वट वृक्ष के नीचे एकत्रित हुई और विधि विधान से पूजा करके कच्चे धागे को पेड़ में बांधते हुए अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने वट सावित्री व्रत कथा वाचन एवं श्रवण किया। इसके बाद अपने पति से आशीर्वाद लिया। ज्ञात कि वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति के लिए दीर्घायु के लिए कामना करती है। राजमहल के ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि मंगलहाट, तीन पहाड़ व उदगा प्रखंड क्षेत्र में भी सुहागिन महिलाओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ पूजा की। रांची के पहाड़ी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भी सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना कर वट सावित्री की कथा सुनी और भगवान की आरती कर उनका आशीर्वाद लिया। कई नवविवाहित के घरों में बुधवार से ही विशेष तैयारियां भी की गई। घरों में पूजा अर्चना से संबंधित गीत आदि गाए गए। बिहार में झारखंड के बच्चे की मौत।
दुष्कर्म के बाद हुई हत्या। पलामू की एक 13 साल की आदिम जनजाति के बच्ची के साथ बिहार में दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना घटी है। बच्ची मानव तस्करी का शिकार हुई थी। उसे काम करने के इरादे से बिहार के सासाराम ले जाया गया था। पलामू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतका पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद हत्या की गई है और उसे शव को दफनाया गया है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला। वहीं मानव तस्करी के ठेकेदार और बिहार के सासाराम एक ईंट भट्टा के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपी ईंट भट्टा के मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार करने के लिए पलामू पुलिस की एक टीम बिहार के सासाराम के लिए रवाना हो गई है। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 8 महीने पहले मानव तस्करी की शिकार हुई थी। पीड़िता के पिता नहीं है, जबकि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है। उसी गांव का एक ठेकेदार पीड़िता को पैसे का लालच देकर बिहार के सासाराम में ईंट भट्टे पर काम कराने के लिए ले गया था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार 3 जून को ठेकेदार और कुछ लोग पीड़िता के शव को लेकर पलामू के रामगढ़ स्थित उसके पैतृक गाँव पहुंचे थे। उस समय ठेकेदार और उसके साथ आए लोगों ने पीड़िता की मौत का कारण नहीं बताया और शव को गाँव में ही दफना दिया गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पीड़िता की मां को पूरे मामले की जानकारी दी। मृतका की मां ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने पूरे मामले के में प्राथमिकी दर्ज कर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीड़िता के शव को निकाला है। अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड में पुलिसकर्मी ने एसआई पर चला दी गोली। एसपी कोटी के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। लोहरदगा के एसपी कोटी के बगल में किराए के मकान में रहने वाले सिपाही अनंत सिंह मुंडा ने बुधवार रात 9 बजे अपने साथ रहने वाले जमादार धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद अनंत लगातार अपनी इंसास राइफल से फायरिंग कर रहा था। रात के करीब 11 बजे तक अनंत की पत्नी भी घटनास्थल के पास पहुंची और पति के मोबाइल फोन पर कॉल कर उसे समझाना चाहा, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। दूसरी ओर एसपी हरीश बिन जमा समेत कई अधिकारी घटनास्थल के पास पहुंच चुके, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जानकारी के अनुसार पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुके बलराम साहू के 3 मंजिला मकान में पहले तले पर अनंत, धर्मेंद्र और एक अन्य सिपाही किराए पर एक साथ रह रहे थे। बुधवार रात करीब 9 बजे किसी बात को लेकर अनंत और धर्मेंद्र के बीच भगदड़ हो गई। इसके बाद अनंत ने अपनी सर्विस इंसास राइफल से धर्मेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह अनंत मकान के चारों तरफ घूमने लगा और रुक रुक कर गोली चलाने लगा। भारत में अवैध रूप से घुसी 3 बांग्लादेशी युवतियां बयातू के बाली रिजॉर्ट से गिरफ्तार। भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाली 3 बांग्लादेशी युवतियों को राजधानी रांची के बयातू स्थित हिल व्यू रोड स्थित बाली रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया है। वहीं कोलकाता की एक युवती को रेस्क्यू किया गया है। गिरफ्तार तीनों युवतियों की पहचान बांग्लादेश के चट्टग्राम की रहने वाली निम्पी बिरुआ, शर्मीन अख्तर और निपा अख्तर के रूप में हुई है। सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने बुधवार को यह जानकारी अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई, जिसने छापेमारी कर उक्त रिजॉर्ट से 4 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। जांच पड़ताल के दौरान रेस्क्यू की गई 4 में से 3 लड़कियां बांग्लादेश की निकली। पूछताछ में तीनों लड़कियों ने बताया कि इन्होंने रात में बॉर्डर पर लगी फेंसिंग की तार काट कर भारत में घुसपैठ की है। इनके साथ 3 और लड़कियां परवीन झूमा हंसी बांग्लादेश से भारत आई थी, जो मनीषा राय नामक महिला के साथ रांची में कहीं छिपी है। उन लड़कियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सदर डीएसपी के अनुसार तीनों लड़कियों ने पहला अपना नाम क्रमशः पायल दास, इनका दत्ता और खुशी बताया। इसी नाम से तीनों को भारत में फर्जी आधार कार्ड भी बनाया गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। तीनों लड़कियों के पास कुल 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा का प्रदेश कार्यालय में हुआ स्वागत। खूंटी लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा और सुखदेव भगत का प्रदेश कार्यालय में माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर अहमद, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने शॉल देकर व मुंह मीठा कर ऐतिहासिक जीत की बधाई दिया। मौके पर सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य होगा। इसे किसी को भी छीनने नहीं दिया जाएगा। कहा कि क्षेत्र का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। आम जनता से मिलकर लोगों के हित में काम किया जाएगा। मौके पर विधायक इरफान अंसारी, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। शादी कार्यक्रम के समय ठनका गिरने से 2 बच्चे समेत 8 लोग गंभीर। तोरपा प्रखंड के सुदूरवर्ती लतोली गांव में बुधवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोग घायल हो गए। घायलों में लतोली गांव के 9 वर्षीय अभिषेक बोदरा, 10 वर्षीय सुप्रीम तोपनो, 26 वर्षीय रोशन होरो, 42 वर्षीय पास्कल बोदरा, 42 वर्षीय घनु घड़िया, सिंधु कारंज टोली गाँव का 35 वर्षीय बेरोनिका दहान, 50 वर्षीय मतीश सांडिस पुर्ती व पौलुस चंपी शामिल है। सभी घायलों का इलाज तोरपा रेफरल अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि लतोली गाँव में जोहन तोपनो के बेटे मतीश तोपनो की शादी थी। शाम में शादी कार्यक्रम चल रहा था। घर में लोगों की भीड़ थी। इसी दौरान शाम 6:30 बजे के करीब अचानक बिना बारिश हुए वज्रपात हो गया। कई लोग उसकी चपेट में आ गए। इसको लेकर गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने झुलसे लोगों के शरीर पर गोबर का लेप लगा दिया। बाद में एम्बुलेंस से सभी को तोरपा रेफरल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर सुधीर ने सबका इलाज किया। उन्होंने बताया कि सबकी हालत खतरे से बाहर है। रेफरल अस्पताल के डॉक्टर सुधीर ने कहा कि यदि वज्रपात से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे गोबर से न ढके, इससे इन्फेक्शन
होने का खतरा बढ़ जाता है। घायल व्यक्ति को तुरंत सदर अस्पताल लेकर जाना चाहिए। गिरिडीह में अबू आवास योजना के लाभुक से 8,000 रुपये रिश्वत लेते मुखिया गिरफ्तार। झारखंड सरकार के अबू आवास योजना के लाभुक से रिश्वत ले रहे एक मुखिया को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी ने मुखिया को रंगे हाथ धर दबोचा। एसपी की टीम ने गुरुवार को जमुआ प्रखंड के चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुखिया की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास ने प्रखंड के सिमराटांड गाँव की रहने वाली मुन्नी देवी से अबू आवास योजना के लाभ दिलाने वाले के नाम पर 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की राशि नहीं देने पाने के कारण मुन्नी देवी का अबू आवास योजना पास नहीं हो रहा था। मुनिया देवी को जब कोई रास्ता न सूझा तो उसने एससीबी धनबाद की टीम को इसकी सूचना दी। एससीबी की टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और मुखिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को दोपहर मुखिया महावीर दास महिला मुनिया देवी से घूस की राशि लेने के लिए जमुआ के कैनरा बैंक के समीप स्थित एक दुकान में बैठा था। इसी बीच महिला वहां पहुंची और बैंक से 8,000 रुपया निकाल कर सीधे मुखिया के हाथों में दे दिया। जैसे ही मुखिया ने महिला से 8,000 रुपये लिए, सादे वेश में वहां पहले से मौजूद एससीबी की टीम ने मुखिया महावीर दास को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रांची में जमीन विवाद में मारपीट के बाद फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। रांची के कोतवाली इलाके में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। यहाँ जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया जिसके बाद फायरिंग भी हो गई। इस फायरिंग में आकाश नाम के युवक को गोली लगी है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मारपीट और गोलीबारी की घटना में गगन और आकाश गुट के बीच हुई। बताया जा रहा है कि दोनों अलग अलग बिल्डर के लिए जमीन पर कब्जा करने का काम करते हैं। गगन ने एक बिल्डर के लिए बाउंड्री वॉल बनवाए थे, जिसे दूसरे पक्ष ने देर रात तोड़ दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और मारपीट और गोलीबारी भी हुई। इलाके में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट हुई। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में लिखित आवेदन दिया गया है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। धनबाद में आधा दर्जन अवैध बालू लदे हाईवा ट्रक ग्रामीणों ने पकड़े। धनबाद जिले में बालू का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। करीब आधा दर्जन अवैध बालू लदा हाईवा ट्रक को निरसर थाना क्षेत्र के पेनागड़िया के समीप कासीडी में स्थानीय कुछ लोगों ने पकड़कर रखा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे पर जिले के एक वरीय अधिकारी के नाम पर प्रति गाड़ी 7,000 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। जबकि चर्चा है कि अवैध बालू तस्करों के कारोबार को जिला प्रशासन द्वारा बंद करवाने के बाद इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्राकर नदी के सेजुआ व बेजरा घाट से दिन और रात अवैध बालू का कारोबार किया जा रहा है। शंकरडी से गोविंदपुर के बीच प्रति हाईवा 7,000 रुपये की वसूली जिले के वरीय अधिकारियों के नाम पर हो रही है। पकड़े गए ड्राइवर व गाड़ी मालिक का कहना है कि 7,000 रुपया देने पर पूरे जिले में अवैध बालू चलाने का लाइसेंस मिल जाता है। कहीं भी बालू ले जाने की अनुमति मिल जाती है। ग्रामीण मानिक मुर्मू, प्रकाश मुर्मू, तपन कुमार, पवन कुमार, राष्ट्रपति मरांडी, किशोर कुमार, दीपक मरांडी व दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने उन लोगों के नाम भी बताए हैं जो खुलेआम वसूली कर रहे हैं। बताया गया कि बिना अनुमति इस नदी घाट से प्रतिदिन करीब 50 से 100 वाहनों से बालू की तस्करी प्रतिदिन जारी है। थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने कहा कि अवैध बालू का कारोबार पूरे क्षेत्र में बंद है। किसके नाम पर कौन अवैध वसूली कर रहा है, इसकी जानकारी